वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया हुआ है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, जिसका एनएफओ 20 जनवरी 2021 से 3 फरवरी 2021 तक खुला हुआ है। और उसके बाद में जो है ये अलॉटमेंट के बाद नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसके क्या फायदे हैं और कैसे कैसे इसका जानकारी इसके संबंध में जो भी है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड बेसिकली ओपन एंडेड रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है, जिसमें 5 साल का लॉक इन है और टिल द रिटायरमेंट एज विच एवर इज अर्लियर। Investment objective of the scheme is to provide comprehensive retirement saving solution that serve the variable need of investor through long-term diversified investment in major asset classes. तो इसमें 4 तरह के प्लान दिए हुए हैं। उस तरीके से जो है आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसमें पैसा दे देना है और बाद में जो फंड मैनेजर जो आपका एज के हिसाब से, अगर आपने ऑटो ट्रांसफर प्लान सेलेक्ट किया है, वो जो है उसमें प्लान के अंदर में अलोकेशन चेंज होता रहेगा और वो आपका जो है पैसा जो है वहीं पे बढ़ता रहेगा। असेट एलोकेशन जो स्कीम में है 4 प्रकार के दिए हुए हैं। ये पहला है एग्रेसिव प्लान, जिसमें 80 से 100% तक निवेश इक्विटी में होगा। दूसरा एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान है, जिसमें 65 से 80% तक इक्विटी में निवेश होगा। और तीसरा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लान, जिसमें 10 से 40% इक्विटी में निवेश होगा। और चौथा है कंजर्वेटिव प्लान, जिसमें कि 0 से 20% तक इक्विटी में निवेश किया जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट फंड कहाँ का इन्वेस्ट करेगा? इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज, इक्विटी ETF एंड डेरिवेटिव्स, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डेट ETF एंड डेट डेरिवेटिव, सिक्योरिटाइज डेट, गोल्ड ETF, फॉरेन सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन सब में निवेश करने का इनका मैंडेट है। तो इसके पहले थोड़ा रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो क्या होता है? रिटायरमेंट प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको डिसाइड करना है कि रिटायरमेंट के समय आपको कितना पैसा चाहिए, आपको कितना मंथली इनकम, रिटायरमेंट के समय आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना हो सकता है, और उसको उस रिटायरमेंट के बाद जो आपकी जो बैलेंस लाइफ है उसमें मंथली इनकम कितना आपको चाहिए, और उतना इनकम होने के लिए रिटायरमेंट के समय आपके पास जो पैसा है वो कितना होना चाहिए। ये बेसिकली उसके बारे में प्लानिंग की है और वो कैसे उसको आपको इकट्ठा करना है, ये सब की चर्चा इसके अंदर कवर होती है रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में एक अलग एक पार्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग, और दूसरा जो है उसमें क्या क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग सोर्स ऑफ इनकम, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, और इम्प्लीमेंटिंग सेविंग प्रोग्राम एंड मैनेजिंग असेट रिस्क। तो पहले तो उसमें आपको अपना टारगेट मतलब आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद जो है करंट कितना एक्सपेंस होंगे, रिटायर्ड लाइफ में आपका मंथली एक्सपेंस कितना होगा, और वो किस तरह से वो सोर्स ऑफ इनकम उस समय रहेंगे, उसके हिसाब से जो है आपका सेविंग प्रोग्राम बनाना है, सो दैट जो आपका टारगेट है वो उतना पैसा आपके पास अवेलेबल हो रिटायरमेंट के समय। फ्यूचर कैश फ्लो are estimated to determine if retirement income goal will be achieved। और प्लानिंग जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक दिन की नहीं है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। और बेस्ट वे टू एंश्योर सेफ सिक्योर रिटायरमेंट फुल ऑफ फन, वो करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। फन तो होगा, पैसा होगा तो फन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और पैसा होगा तो आपको जल्दी से वो निवेश शुरू करनी पड़ेगी, तभी जो है आगे इसमें एग्जाम्पल के साथ उसको समझाया गया है। So it makes sense to pay attention to serious but often ignored part of your how will get there। जो गोल है रिटायरमेंट का, उसमें कितना पैसा चाहिए, उसके लिए कितना कैसे उसको सेविंग किया जाएगा, उसमें क्या है कि बहुत बार लोग उसके लिए सीरियसली सोचते नहीं है, और तो उसके लिए लेट करते तो फाइनली जो है पैसा होगा नहीं और फन भी नहीं होगा। उतना पैसा बाद में इकट्ठा करना पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि इट बिकम्स
इम्पॉसिबल। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में की टेक अवे ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग रिफर टू फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज ऑफ सेविंग, जो आपका वर्किंग लाइफ के समय जो सेविंग होता है वो उसको कैसे इन्वेस्टमेंट किया गया, और अल्टीमेटली जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी मीन्ड टू सस्टेन वंस सेल्फ ड्यूरिंग रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय वो कैसे उसको मतलब वापस मिल जाए जो जिससे कि उसको प्रयोग कर सके अपना जिस काम के लिए उसको इकट्ठा किया है। तो तीनों स्टेज हैं। एक तो पहले जब बचाना है पैसा, आपको बचाने के बाद उसको सही से निवेश करना, और निवेश इस हिसाब से करना है कि जब आपको जरूरत होगी रिटायरमेंट के बाद में उसको आपके हिसाब से वो आपको मिलता रहे बिना ज़्यादा परेशानी के। अर्लियर क्या था कि गवर्नमेंट सर्विस में पेंशनेबल सर्विस होती थी, उसमें क्या डिफाइंड पेंशनेबल रहती थी, तो उसमें जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी पेंशन की सुविधा थी, वो अभी जो धीरे धीरे जो खत्म होती जा रही है। और अभी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस आया है वो आ गया है, तो उसमें ऐसा है कि आप जितना पैसा रखेंगे उसी के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है, और उसका जो है बेनिफिट कितना होगा वो अभी पता नहीं है। दैट विल डिपेंड ऑन मार्केट, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना बड़ा पैसा इकट्ठा होता है और उसको किस तरह से आप एन्युटी खरीद के कितना पेंशन आपका आएगा, उसी पे डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा पैसा होगा। अभी गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है कि उसके लिए आपको रिटायरमेंट सेवर के लिए और टैक्स ब्रेक देती है, सो दैट, और उनको जिससे वो पैसा जो है उसमें लगा सके, और जितना आपका टैक्स बचेगा वो पैसा इनडायरेक्टली आपका, जैसे आप 2 लाख रुपए सेव करते हैं तो अगर आप 30% ब्रैकेट में है तो 66,000 रुपया आपका टैक्स बच गया, और सीधा का सीधा उसमें 60,000 प्लस उसके ऊपर जो सरचार्ज है जिस भी ब्रैकेट में है, तो उतना पैसा बच गया, वो एडिशनल आपका जो है रिटायरमेंट में जो है जमा हो जाता है। तो उसमें क्या है, रिटायरमेंट प्लानिंग में आपका असेट और इनकम और फ्यूचर एक्सपेंस लाइबिलिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन सब की चर्चा करने के बाद जो है ये पूरा जो है टॉपिक कवर होता है, और वो जल्दी नहीं होता, जल्दी से जल्दी जितना करें उतना ही अच्छा है। दूसरी बात जो है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, सिंपलेस्ट सेंस रिटायरमेंट प्लानिंग इज प्लानिंग वन डज टू बी प्रिपेयर फॉर लाइफ आफ्टर पेड वर्क एंड्स। जब तक आपके काम करने की क्षमता है तब तक आप काम करते हैं, और जब काम करने की क्षमता नहीं रहती तो क्या करना है, उस समय आपको चाहिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करे, और आपका जो है पैसा कमाया हो आपके काम जो है बाकी खर्चे पानी के, दवाई के, सब में आ सके, वो है। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये है कि जो आप लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जो अपना वर्किंग लाइफ में, रिटायरमेंट के बाद भी आप उसी तरह का जी पाएंगे, उसको, और उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो जब आप काम करना छोड़ दें तो उसकी भी हिसाब से इसको वो जो फाइनल जो आपको अमाउंट निकालनी है उसको कंसिडर करके कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह का रहना है, और अगर पैसा कम होगा तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन दैट लाइफ स्टाइल। होलिस्टिक अप्रोच टू रिटायरमेंट प्लानिंग कंसीडर ऑल दीज एरियाज, ये सब चीज कवर करने की जाती है इसमें। एम्फेसिस वन पुट्स ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग चेंज थ्रू आउट, जैसे जैसे आपका एज एडवांस होता है तो उसके बारे में आपको जैसा मतलब उसकी चिंता अगर होगी तो आप जरूर अपना सेविंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चिंता नहीं होगी आप भूल जाएंगे सेविंग करना, तो आपके पास लास्ट में हो सकता है उतना पैसा नहीं रहे और आपको फिर वो जीवन जो है थोड़ा कष्ट के साथ निकालना पड़ेगा। तो ये उसके बारे में और जानकारी है। एक जो मेन है रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर उसी को बोला गया है कि आपको जो रिटायरमेंट के समय कितना पैसा चाहिए जिससे कि बाकी जो समय में आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़े, और आपको जो है आराम से जो भी पैसा आपका लाइफ स्टाइल है, जो भी आपके खर्चे जिस तरह से आप जीना चाहते हैं अपना रिटायर्ड लाइफ में, उस तरह से आपको सब पैसा मिलता रहे और आप अपना आराम से जो अपना टाइम पास करते रहें, और अपने जो भी खर्चे हैं, जो खास तौर से खर्चे रिटायर्ड लाइफ के अंदर आते हैं, वर्किंग लाइफ में नहीं होते, कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं वो, जैसे उनमें मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़े हुए, वो भी एक हिस्सा आता है, तो उसको सब टेक केयर कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग की जो स्टेज है बेसिकली उसमें जो प्लानर्स है उन्होंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। उसमें पहला है यंग एडल्टहुड, जब नौकरी नॉर्मली 21-22 साल की उम्र में लगती है, तो 21 साल से 35 साल की उम्र में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता कि उसमें बचाएं या खाएं, ऐसी स्थिति होती है, लेकिन उस समय थोड़ा भी अगर बचाएं तो उसका जो बहुत महत्व होता है, जैसा कि क्योंकि उसमें क्या कंपाउंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय मिलता है।
तो जैसे कि आप ये एग्जाम्पल में देख रहे हैं, अगर आप 20,000 पर मंथ बचाते हैं 25 साल की उम्र से, अगर बचाना अगर शुरू करते हैं 20,000 पर मंथ 60 साल की उम्र तक बचाते हैं, तो अगर बाई चांस आपका एस्टिमेट मतलब फॉर द हाइपोथेटिकल पर्पज यू कंसीडर 12% पर एनम अगर आपको रिटर्न मिल जाता है, अब इक्विटी वगैरह में ठीक ठाक निवेश किया, तो आपके पास 11,02,16,623 रुपया हो जाएगा 60 साल की उम्र में, जब आप अपना काम करना बंद करेंगे। और अगर आपने 25 साल में छोड़ दिया, भूल गए या नहीं किया, या अपना खर्चे में जो भी किसी भी कारण से आपके पास बचत नहीं हुई या आपने बचाना नहीं चाहा, तो अगर आप यही प्रोसेस 35 साल की उम्र से शुरू करते तो आपको 60,000 अगर आप बचाएंगे पर मंथ, और उसको 12% रिटर्न अगर मिलेगा आपको 35 साल से 60 साल की उम्र के लिए, तो आपको इकट्ठा होगा 10 करोड़ रुपया। 11 करोड़ की बजाय 10 करोड़ ही होगा, जबकि आपने 3 गुना बचाया, 20,000 की बजाय 60,000 बचाया पर मंथ। और अगर यही प्रोसेस आपने और 10 साल लेट कर दिया और 45 साल से आपने शुरू किया, तो आप अगर 2 लाख रुपए महीना भी बचाएंगे, 2 लाख रुपए आप कमाएंगे तो बचाएंगे कितना, उसके 2 लाख बचाने के लिए 5-6 लाख कमाएंगे तब बचा सकते हैं। तो फिर उसमें भी जो आपका जो पैसा जो है इकट्ठा होगा, सब बाकी हमने पैरामीटर्स कंपैरिजन पर्पस के लिए सेम रखे हैं, तो वो होता है 9,51,00,000 रुपया। तो देखिए कहाँ 20,000 है और कहाँ 2 लाख है, 10 गुना है, और फिर भी जो है वो नहीं होता है। तो ये है अर्ली एज सेविंग का एडवांटेज, जो कंपाउंडिंग वर्क काम करती है इस तरह से। तो क्या रहता है कि जैसे ही अर्ली में एडल्टहुड में क्या है, आपका जिम्मेदारी बहुत कम रहता है, और आपका जो भी एक्सपेंसेस है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिशनरी होता है। जैसी मिड लाइफ होती है 35 के बाद में, तो बच्चे बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद आपकी जो है लाइबिलिटीज हो जाती है, जिसमें नॉन डिस्क्रिशनरी पार्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे मॉर्गेज आपने घर बना लिया, तो आपका ईएमआई हो गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई, कुछ हो गई, या अगर आपका कुछ है इंश्योरेंस प्रीमियम आपको सीरियसली उस समय हो जाएगा, पहले भले ही आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हो, लेकिन 35 साल के बाद 36 साल के बाद सोचेंगे नहीं 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 इंश्योरेंस होना चाहिए। लेटर लाइफ में जो है 50 से 65 के बीच में जो है, उसमें क्या बहुत बड़े बड़े खर्चे आते हैं उस समय, तो तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी लेकिन खर्चे काफ़ी बड़े होते हैं, इसके लिए और भी उस समय अलग तरह की समस्याएं होती हैं। तो उसमें और दूसरा क्या है कि उसमें टाइम कम बचता है बचाने के लिए, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता, ये उस स्टेज की जो है खासियत कही जा सकती है। तो अभी ये जो पूरी प्रोसेस है रिटायरमेंट प्लानिंग, इसमें क्या सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है और उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, क्योंकि पता नहीं आपको कितना पैसा चाहिए और कितना खर्चा होगा रिटायरमेंट के बाद में आपका महीने का, वो आपको कुछ मालूम नहीं है। और दूसरा है इन्फ्लेशन आज कितना है, और आज से जितना भी साल बाद आपका रिटायरमेंट आएगा, 10 साल बाद आएगा, किसी का 20 साल बाद आएगा, किसी का 30 साल बाद आएगा, तो उस समय कितना होगा उसका अनुमान ही लगा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट वो अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगा, उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। मेडिकल कॉर्पस कितना चाहिए पोस्ट रिटायर लाइफ के लिए, और मंथली कॉर्पस कितना चाहिए, मतलब मंथली आपको खर्चे के लिए कितना पैसा चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या मिलेगा, क्योंकि 90s में जब था तो आपको बहुत जगह आपको 14% 12% रिटर्न मिलता था इन फिक्स डिपॉजिट फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में, अभी 5-6% से ज़्यादा मिलना मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा जो सर्विस में कुछ अगर हो गया, पॉज हो गया अर्निंग में, ले ऑफ या कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो भी एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। दूसरा क्या है, लेविश एक्सपेंडिचर, लाइफ स्टाइल चेंज कुछ हो गया, और दूसरा कोई बीच में अगर मान लिया छोड़ना पड़ा, तो उसमें भी जो है, और एटीट्यूड कैसा रिटायरमेंट के, ये सब चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ाती है। तो इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं एज होता है, पहला वेरिएबल एज है कि आपकी करंट एज कितनी है और रिटायरमेंट के लिए कितना टाइम है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, वो खाली एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, किसी को पता नहीं कितना है। और रिटायरमेंट की एज कितनी आप मान के चलते हैं, 55 साल मान के चलते हैं, या 58 मान के चलते हैं, 60 मान के चलते हैं, 65 मान के सकते हैं। उसके बाद आपकी मेडिकल हिस्ट्री किस तरह की है, डायबिटीज बीपी वगैरह क्या है, उस फैमिली हिस्ट्री अगर कुछ है तो वो थोड़ी बनी रहती है। और बहुत सारी जो जॉब्स हैं तो वो जो है उसमें रीस्किलिंग की जरूरत पड़ती है लगातार, तो उसके लिए भी आपको पढ़ाई वगैरह में खर्चा चलता रहता है। दूसरा वेरिएबल है एक्सपेंसेस लाइफ स्टाइल, मंथली एक्सपेंस अभी कितना है आपका, लाइफ स्टाइल किस तरह का है, उसी तरह का लाइफ स्टाइल आप रिटायरमेंट के बाद रखना चाहेंगे तो उसी तरह के एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन उनको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आपको चेक कराना कि कितना होगा, उसको उसके लिए कितना पैसे की जरूरत है। अभी इन्फ्लेशन आपकी जो कंजम्पशन बास्केट है उसका इन्फ्लेशन कितना है,
क्या चीज़ आप खाते हैं, क्या चीज़ आप बाकी कपड़ा किस तरह का पहनते हैं, उन सब चीज़ों का क्या इन्फ्लेशन है अभी और क्या उम्मीद है आगे रहने की। और दूसरा इसमें क्या है कि आपने घर बना लिया या आप किराए के मकान में पूरा ज़िंदगी निकाल देते तो फिर रिटायरमेंट के बाद भी आपको किराए के मकान में ही रहना पड़ेगा। दूसरा मेडिकल एक्सपेंसेस का भी है जो रिटायरमेंट के बाद बढ़ जाने की उम्मीद काफ़ी हद तक बनी रहती है। तीसरा एक फैक्टर होता है वेरिएबल जो वो होता है एबिलिटी टू सेव, आप कितना बचा सकते हैं, आप बचाने की क्षमता कितनी है। तो अगर इवन इफ यू आर बेस्ट सेवर you should be at the most able to save 1/3 of your earning, because 1/3 तो अगर टैक्स ब्रैकेट में आ गए तो 1/3 तो टैक्स में ही चला जाएगा ऑलमोस्ट। तो 1/3 से ज़्यादा बचाना संभव है होता नहीं है, तो ये एबिलिटी टू सेव होगा। और वो भी है अगर सब्सटेंशियल है आपके पास डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस तभी वो होगा, अगर एक्सपेंसेस डिस्क्रिशनरी के बजाय नॉन डिस्क्रिशनरी है तो वो एबिलिटी टू सेव उतना जो है कम हो जाएगा। उसके बाद क्या रेट ऑफ रिटर्न एक वेरिएबल है, इंपॉर्टेंट यही है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना रिटर्न मिलता है, 2% मिलता है कि 5% मिलता है कि 15% मिलता है कि 12% मिलता है। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि जो आपका जो पैसा इकट्ठा होगा, सेविंग आपने कर लिया और रिटर्न आपका कम है तभी भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि रिटर्न आना नहीं होगा तो फिर वो कंपाउंडिंग का कुछ उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि लंबे समय में 1% की रिटर्न की डिफरेंस में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। तो एक यहाँ सैंपल कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसमें क्या मान के जो एजम्पशंस किया हुआ, करंट एज 30 ईयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 इयर्स और रिटायरमेंट एज 55 और 12% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर रिटायरमेंट एंड आफ्टर रिटायरमेंट 7.5% मिलेगा। क्या डाउट है 7.5% कहाँ मिलेगा, उस समय अभी भी मिलना मुश्किल हो रहा है, अब से 30 साल बाद मिलेगा क्या, बहुत मतलब क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद लाइफ अनसर्टेनिटी प्रीमियम 10-15% जोड़ दिया कि 80 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए कर दिया, ये इसका एस्टिमेटेड जो है 4 करोड़ आया, 4.7 to 5 करोड़, उसके लिए SIP रिक्वायरमेंट 29,000 आती है। हाउएवर अगर रिटायरमेंट एज 60 है तो वो SIP का रिक्वायरमेंट 16,000 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 5 साल यहाँ बढ़ते हैं तो आपका ये जो है आधा करीब जो है 29,000 30,000 से 16,000 हो जाता है। तो SIP रिक्वायरमेंट की ये है कि जितनी एज है उसके हिसाब से वो रिक्वायरमेंट बढ़ता रहता है। 30 साल हो गई तो 29,000 रहता है, अगर कोई 35 साल तो 54,000 हो जाता है, 40 साल में 1,05,000 हो जाता है। इस तरह से ये रिक्वायरमेंट बढ़ता है और सेव तो उतना होगा नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ आपने डिसीजन किया है कि जो भी आपका सेविंग है रिटायरमेंट के लिए वो म्यूचुअल फंड रूट से करना है। तो उसकी उसी लाइन पे हम इसका जो डिस्कशन आगे करेंगे कि जो फंड है, म्यूचुअल फंड में कैटेगरीज हैं, तो 5 कैटेगरीज हैं। 5 कैटेगरी में जो ये कैटेगरी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ये आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में, और उसमें 2 हैं ऑप्शन आपके पास, एक होता है रिटायरमेंट फंड और एक होता है चिल्ड्रन फंड। तो ये पर्टिकुलर फंड जो है ये रिटायरमेंट फंड कैटेगरी में है, तो इसमें जो स्कीम जो है लॉक इन पीरियड, लॉक इन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर और टिल द रिटायरमेंट एज विच एवर इज अर्लियर। तो अब म्यूचुअल फंड के रूट से अगर आपको ये करना है तो होता क्या है इसमें, म्यूचुअल फंड में इतना कैटेगरी सब बढ़ता जा रहा है तो ये थिंग्स बिकम सो कॉम्प्लेक्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको कैसे रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में जाना या नहीं जाना है, उसके लिए आपको इक्विटी में अलग से अपने आप मैनेज करके अलग अलग निवेश करना, या तो फिर इस पर्टिकुलर स्कीम में जाना है, दैट डिसीजन यू कैन मेक। तो रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में जो है वो आपको स्ट्रक्चर टाइप का जो है निवेश हो जाएगा, और उसमें आपको रिटर्न जिस तरह का फंड में मिलेगा उसमें आपका जो है चॉइस जो है लिमिट हो जाएगा। और बाकी जो है दूसरा, अगर आप चाहते हैं अपने आप मैनेज करना तो आप इक्विटी में निवेश कीजिए या डेट में निवेश कीजिए, प्रपोर्शनेट उसमें कर सकते हैं, उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बना रहेगा, मगर उसमें थोड़ा डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें क्या आप रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में पैसा डालेंगे तो लॉक इन हो जाएगा, आपको पैसा मिलेगा नहीं, और आपको जरूरत होने से भी मिलेगा नहीं, जब एज हो जाएगा तभी मिलेगा। और इसलिए ये इसमें आप इसको प्लस भी मान सकते हैं, माइनस भी मान सकते हैं। तो ये अभी SBI म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, यहाँ देख रहे हैं AUM के हिसाब से, उस हिसाब से जो है SBI को अगर आप अपना रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के लिए पैसा उसमें लगाते हैं तो आपको SBI का जो फंड मैनेजमेंट वगैरह मिलेगा वो एक अच्छा पॉजिटिव उसको मान के चल सकते हैं।
बाकी जो अदरवाइज क्या, अगर आप सीधे रिटायरमेंट फंड में निवेश कर रहे हैं और उसमें कंपैरेटिव हम देखते हैं परफॉर्मेंस को, तो बहुत सारे जो हैं यहाँ पे आदित्य बिरला के कुछ प्लान हैं, 4 वैरायटी के, एक्सिस के भी 3 तरह के प्लान हैं, उसके अलावा एचडीएफसी के भी 3 तरह के प्लान हैं, आईसीआईसीआई के 4 तरह के प्लान हैं, और निप्पॉन इनके 2 तरह के प्लान हैं, टाटा के 3 तरह के प्लान हैं। तो इस तरह के इनके प्लान है रिटायरमेंट सॉल्यूशन के, जो म्यूचुअल फंड रूट से आपको मिलते हैं अलग अलग। तो उसी में आप एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड ये लॉन्च किया है। तो इसमें जो है आपको उसके हिसाब से देखना है कि कहाँ पे आपको जो है निवेश करने से जो है प्रिडिक्टेबल कुछ कंपेरिजन कर सकते हैं कि कहाँ पे किस फंड में किस तरह का मिला। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें जो रेशियो अलग अलग जो इन्वेस्ट किया हुआ इक्विटी में या हर एक फंड में कुछ सिमिलरिटी इनमें नहीं होता, इसलिए इनमें जो कंपैरिजन एग्जैक्टली आप कर नहीं पाएंगे। 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल की परफॉर्मेंस का इवेल्यूशन अदरवाइज कर पाते हैं हम लोग इक्विटी में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। इस तरह का कंपैरिजन यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सब में बहुत सारे वेरिएंट्स अंदर अंदर में बहुत ज्यादा है। तो ये पर्टिकुलर फंड का जो है असेट एलोकेशन किस प्रकार का होगा, इसमें 4 तरह के प्लान दिए हुए हैं। पहली बात तो ये कि वो प्लान जान लीजिए, वो उनको नाम दिए गए हैं। एग्रेसिव प्लान जिसमें 80 से 100% इक्विटी होगा, 0 से 20% डेट होगा, उसका रिस्क जो है हाई होगा इक्विटी का, और डेट का लो से मॉडरेट होगा। दूसरा एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान है जिसमें 65 से 80% तक इक्विटी में जाएगा और 0 से 35% डेट में जाएगा। तीसरा कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लान है, उसमें डेट में 60 से 90% है और इक्विटी में 10 से 40% है। और कंजर्वेटिव प्लान में जो है डेट में 80 से 100 और इक्विटी में 0 से 20%। इस तरह से ये प्लान में असेट एलोकेशन का इसमें किया हुआ है, रेंज डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। वो तो और बाकी फीचर जो है इसमें दिया, ऑटो ट्रांसफर प्लान दिया हुआ है कि आपका एज के हिसाब से वो प्लान में विद इन प्लान ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी इतना आपका एक्युमुलेशन हो गया और बैलेंसिंग हो जाएगा। उसके अलावा जो है इंश्योरेंस बेनिफिट दिया हुआ है एसआईपी के साथ में, अगर आप एसआईपी रजिस्टर करते हैं विद दिस फंड 10 ईयर ऑफ 3 ईयर प्लस, तो आपको जो है उसमें जो है इंश्योरेंस मिलेगा अप टू 100%, 100 टाइम्स द वैल्यू ऑफ एसआईपी। मान लिया आपने 5,000 का एसआईपी किया है, तो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस उसमें मिल जाएगा। और आप जो है रिटायरमेंट के बाद में भी आपका कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं। आपका जो भी कितना चाहिए आप तो क्वार्टरली बेसिस पर डिसाइड करके आप एसडब्ल्यूपी जैसा कुछ ले सकते हैं इसमें। और लॉक इन पीरियड है 5 साल का, दैट इज और अंटिल रिटायरमेंट, दैट इज कंप्लीशन ऑफ 65 ईयर मान के यहाँ पे चला डिफाइन किया हुआ है उसको। और आपका एज जो है बिलो 65 होना चाहिए इसमें एंट्री करने के लिए, और लोअर में कोई लिमिट इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जो इनका स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है उसमें रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं, बहुत सारे 14 रिस्क दिए हुए हैं, यहाँ पे मेंशन किया, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली सभी तरह के रिस्क इसमें कवर किया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एसआईडी में। बट फंड मैनेजर जो है वो रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजी अपनाएंगे और उनको जो रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, इस तरह का कहना है। की फीचर जो असेट एलोकेशन में है, 2 ऑप्शन दिया हुआ, ऑटो ट्रांसफर प्लान और एक माई चॉइस प्लान। माई चॉइस में आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं आपको विद इन 4 प्लान में किसमें कितना एलोकेशन करना है, सारा एक में ही करना है या अलग अलग आपको दूसरा में भी रखना है। दूसरा जो इंश्योरेंस बेनिफिट है जो चर्चा किया वो है इसमें एसआईपी का। तीसरा कैश फ्लो, आप जो है रिटायरमेंट के बाद में जैसे एन्युटी खरीदने जैसा एनपीएस में होता है उस तरह का इसमें जरूरत नहीं है, आप जो उसी में धीरे धीरे अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी जो पैसा है वो वहीं पे बढ़ता रहेगा। और सूटेबिलिटी का है, जहां तक ऑटो ट्रांसफर में सूटेबिलिटी किया कि अग्रेसिव प्लान कैन बी कंसीडर्ड सूटेबल अप टू द एज ऑफ 40 ईयर्स। और उसके बाद जो है अगर आप ऑटो में हैं तो आपको जो 40 से 50 में आपको मॉडरेट में वो अपना आपका रीबैलेंसिंग कर देगा, और 50 से 60 के बीच में कंजर्वेटिव हाइब्रिड में आपको वो बैलेंसिंग हो जाएगा, और 60 के ऊपर जो कंजर्वेटिव में चला जाएगा। माई चॉइस में आप पूरा का पूरा इक्विटी में रख सकते हैं, अग्रेसिव में रख सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप डिसाइड कीजिए। या आप पूरा पूरा कंजर्वेटिव में रख सकते हैं, आपको डर लगता है इक्विटी से बहुत घटती बढ़ती है तो उसमें रख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। फंड फैक्ट ये है, ओपन एंडेड रिटायरमेंट सॉल्यूशन जैसा पहले बताया, 5 साल लॉक इन और टिल रिटायरमेंट एज।
ये फंड मैनेजर के नाम दिए हुए हैं। इनके एग्रेसिव प्लान के लिए जो बेंचमार्क है BSE 500 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स है। एग्रेसिव के लिए क्रिसिल हाइब्रिड 3565, कंजर्वेटिव हाइब्रिड के लिए क्रिसिल हाइब्रिड 6535 और कंजर्वेटिव प्लान के लिए कंपोजिट डेट इंडेक्स है। डम्सन स्विच आउट नील एग्जिट लोड उसमें और वो विद इन प्लान अलाउड है स्विचिंग और नो एग्जिट लोड इन केस स्विच इज मेड फ्रॉम वन प्लान टू अनदर। एप्लीकेशन अमाउंट 5000 और एडिशनल परचेज 1000 मल्टीपल ऑफ 1 देयर आफ्टर। बाद में जो परचेज होगा वो स्कीम में जो है ऑफर करेगी SIP डेली वीकली मंथली क्वार्टरली सेमी एनुअली एनुअल सिस्टमेटिक प्लान इसमें जो है ऑफर किया जाएगा। अगर प्रोडक्ट लेबलिंग के हिसाब से देखें, रिस्क कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं तो जो पहला प्लान है वो ये वेरी हाई रिस्क में आता है जो अभी नया कैटेगराइजेशन सेबी का है, और जो दूसरा है कंजर्वेटिव अग्रेसिव कंजर्वेटिव वो हाई में आता है, और बेनिफिट जो है ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लान जो मॉडरेटली हाई में आता है, और जो कंजर्वेटिव प्लान है जो मॉडरेट रिस्क में आता है। तो थोड़ा हमने कंपेयर इसमें करने की कोशिश किया कि इसको एनपीएस में आपका अगर निवेश करना है तो पर्पज ये की है एनपीएस में और इसमें, तो कैसे इसमें क्या फायदा है, एनपीएस में कुछ फायदा, इसमें कुछ फायदा। इन केस ऑफ एनपीएस मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर रेस्ट्रिक्टेड विद एज, इस फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको जो है माई चॉइस प्लान के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप पूरा पूरा इक्विटी में चाहे तो निवेश कर सकते हैं, पूरा पूरा डेट में चाहे निवेश कर सकते हैं। पूरा डेट में निवेश करने का एनपीएस में भी है ऑप्शन, मगर इक्विटी में नहीं, इक्विटी में लिमिट है उसमें। Any number of switch permitted within 4 plan. In case of NPS switching में कुछ लिमिट है, और एनपीएस में क्या है, आपको जब एनपीएस का टाइम हो जाएगा, आपका एज हो जाएगा 60 और या आपको एक्सटेंड नहीं कराएंगे तो आपको उसमें पैसा लेके उसको एन्युटी खरीदना पड़ेगा, 40% का कंपलसरी है, और बाकी जो है अमाउंट पूरा टैक्स फ्री मिलता है आपके हाथ में, लेकिन 40% का आपको एन्युटी खरीदना पड़ेगा और एन्युटी से जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। ऑटो ट्रांसफॉर्म प्लान इसमें जो दिया हुआ है वो ऑटो चॉइस एनपीएस की जिस तरह की एज के साथ चेंज एसेट एलोकेशन चेंज होता रहता है उस तरह का है, सिमिलर मानेंगे उसको। और इन केस ऑफ एन्युटी इक्विटी या टैक्सेबल एट मार्जिनल रेट, और यहाँ पे जो विड्रॉ करेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रूप में आपके पास आएगा। और एक जो यहाँ बेनिफिट दिया हुआ है वो 100 टाइम्स SIP अमाउंट का जो है जो इंश्योरेंस देते हैं वो एनपीएस में ऐसा कुछ होता नहीं है। और यहाँ पे इनमें जो बहुत सारा असेट क्लास में विद इन दैट फंड जो दिया हुआ है थोड़ा अल्फा और जनरेट हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, होगा नहीं होगा बोल नहीं सकते हैं। और एनपीएस में इसके मुकाबले क्या फायदा है कि एनपीएस के एक्सपेंसेस, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस एनपीएस बहुत ही कम है, और दूसरा क्या है एनपीएस के अंदर आपको सुविधा मिलती है कि आप फंड मैनेजर चेंज करते हो। यहाँ पे क्या है कि आपने अगर पैसा डाल दिया एसबीआई रिटायरमेंट फंड में और एसबीआई रिटायरमेंट फंड जो फंड मैनेजर लगाया उस परफॉर्मेंस से आप संतुष्ट नहीं है तो आपके पास कोई उपाय नहीं है, वहीं पे आपको रहना पड़ेगा। और एनपीएस में जो है आप फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं, पीएफएम चेंज कर सकते हैं साल में एक बार, और वो आप लोगों को सुविधा दी हुई है। और एनपीएस में क्या है आपको क्लैरिटी दिया हुआ कि आपका इक्विटी में इतना जाएगा, बॉन्ड में कितना रखना है, गिल्ट में कितना, अल्टरनेट एसेट में कितना रखना है, यहाँ पे आपको रेंज दिया हुआ है और फंड मैनेजर विल डिसाइड कि आपका फाइनली कितना निवेश वो इक्विटी में करेगा और कितना इधर करेगा। तो ये पूरा जानकारी आपको है रिटायरमेंट बेनिफिट फंड लॉन्च बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड जो 20 तारीख से ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए NFO। तो बाकी भी हैं ऑलरेडी, आपको जो कंपैरिजन में दिखाया है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी जानकारी दिया है। तो ये जो जानकारी है इससे आपको लगेगा कि ये फंड का कितना अच्छा है और आपका निवेश आपको इसमें कर सकते हैं या आपको करना है, या किस तरह से आपका जो रिटायरमेंट के लिए पैसा जरूर इकट्ठा करना है, कैसे करना है, दैट इज दिस फंड प्रोवाइड वन ऑफ गुड चॉइस, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बीच में, एक बार आपने पैसा डाल दिया तो डाल दिया और रहेगा उधर। आप चाहे के भी उसको, ऐसा होता है कि अगर आप दूसरी में क्या करते हैं कि कभी आपका मूड हो गया और आपने जो सोचा कि हम विदेश यात्रा पर जाएं और हमने रिटायरमेंट का पैसा निकाला, इस तरह का जो है इसमें आप कर ही नहीं सकते वो सब, क्योंकि लॉक रहेगा। तो वो डिस्क्रेशन जो है नहीं होने का फायदा भी होता है। तो ये जानकारी आपके काम में आएगा ऐसा हम मान के चलते हैं। और आपको अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा जो है आप हमारा ट्विटर हैंडल व्यूसनसी2 उसमें जाके हमारे सारे वीडियो संबंधित जानकारी उसको से आप बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।